Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Myself Khadija Mubin. Welcome to our DRP channel Desert Rose Physics. Hope you are all will be fine. Today is the topic of experimental psychology is human factor and human behavior. First topic is human factor and there are some contents of this topic. Human factor and human behavior, small designs, dynamic visual activity, field research. अब फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है ह्यूमन फैक्टर, इसके बारे में हम जानेंगे कि ह्यूमन फैक्टर को हम स्टडी क्यों करते हैं, हमें इसकी नीड क्यों होती है और बेसिकली जो ह्यूमन फैक्टर्स हैं वो हैं क्या। ह्यूमन फैक्टर्स में होने वाले जितने भी उनकी नीड्स होती हैं, जो भी इंसान है उसकी क्या नीड्स हैं, क्या लिमिटेशन है, उनकी क्या परफॉर्मेंसेस होती हैं, हम इन सब को उनकी सारी कंडीशंस को स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे पर्सन्स की लिमिटेशंस आ जाती हैं और उसकी परफॉर्मेंस की किस किस कंडीशन में क्या चीज़ उस पर अफेक्ट करती है, उसकी कैपेबिलिटीज़ पर क्या अफेक्ट होता है और उसकी मोटिवेशन आ जाती है, डीमोटिवेशन आ जाता है और साथ ही साथ उसका स्ट्रेस लेवल भी आ जाता है कि इन्वायरमेंट और ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज़ में किस तरह से चीज़ें उस पर अफेक्ट कर रही हैं। और जो इन्वायरमेंट होता है हमारा और ऑर्गेनाइजेशन है, हर चीज़ ह्यूमन फैक्टर में कवर हो जाती है। अब यहाँ पे हमारे पास जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो है कि दी फोकस ऑफ ह्यूमन फैक्टर इज़ ऑन हाउ पीपल इंटरेक्ट विद टास्क with equipment, technologies and with the environment in order to understand and evaluate these interactions. The goals of human factors are to optimize human and system efficiency and effectiveness, safety, healthy, comfort and quality of life. अब यहाँ पे जो ह्यूमन फैक्टर्स पे फोकस किया जा रहा है कि फ़ोकस इस चीज़ पे होता है लोग किस तरह से टास्क के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, किस तरह से टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर रहे हैं, अपने इन्वायरमेंट में किस तरह से रह रहे हैं, किस तरह से चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, किस तरह से उनकी अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों को लेकर, किस तरह से इंटरेक्शन के साथ वो चीज़ों को एवेल्यूएट करते हैं। और जो ह्यूमन फैक्टर्स के गोल्स आ जाते हैं, ह्यूमन किस तरह से इन्वायरमेंट से ऑप्टिमाइज़ हो रहा है, किस तरह से किस सिस्टम में उसको एफिशिएंसी हो रही है, कितनी वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, कितने अपने लिए इफ़ेक्टिवनेस चीज़ें कर रहा है, कितना उसको कंफर्ट है, कितना वो हेल्दी है और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है। ये सारी चीज़ें जो है हमारी ह्यूमन फैक्टर्स में आ जाती हैं। अब कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। व्हाट आर human factors examples? According to researcher Mangue 2020, some human factors include fatigue, which cause many driving accidents, the breakdown of machine, lack of professional knowledge, and negligence of potential risk. अब यहाँ पे कुछ जो एग्ज़ाम्पल है एक रिसर्चर के मुताबिक, जिसका नाम था मैंगवे, उसने 2020 में बताया था कि कुछ ह्यूमन फैक्टर्स में फटीग वगैरह के इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं जो कि असर करती हैं, या बहुत सारे ऐसे फटीग की वजह से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, या कुछ मशीन्स वगैरह का ब्रेक डाउन हो जाना, या फिर प्रोफेशनल में जो आपकी नॉलेज है उसकी कमी होना। बहुत सी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो कि ह्यूमन फैक्टर्स के एग्जाम्पल में इंक्लूड होती हैं। अब यहाँ पे एक हमारे पास चार्ट है कि द इंट्रैक्शन ऑफ ह्यूमन फैक्टर्स। अब जो ह्यूमन फैक्टर्स का इंट्रैक्शन होता है वो किस किस चीज़ के साथ होता है। इंडिविजुअल फैक्टर्स होते हैं, वर्क प्लेस डिज़ाइंस होते हैं, एम्प्लॉयमेंट डिज़ाइन होते हैं, वर्क इन्वायरमेंट होता है, सिस्टम्स ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट होती है, जॉब डिज़ाइंस हो जाते हैं, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो जाती है। अब जो इंट्रैक्शन है ह्यूमन फैक्टर्स का वो तीन चीज़ों के साथ होता है, पीपल, वर्क प्लेस और मैनेजमेंट। कैसे पीपल इंटरेक्ट होते हैं अपनी वर्क प्लेस में और किस तरह से वो इंटरेक्ट होते हैं अपनी मैनेजमेंट में, किस तरह से इन तीनों चीज़ों को वो एक दूसरे से इंटरलिंक करते हैं और अपनी जो भी उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको पूरा करते हैं। जो इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं उनमें हमारे पास नॉलेज आ जाती है, हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, अटेंशन होती है, गोल्स होते हैं, हेल्थ होती है, फटीग होती है, एज, कल्चर, स्ट्रेस, ईटीसी। वर्क प्लेस डिज़ाइन, जैसे कि यहाँ पे पीपल, वर्क प्लेस और मैनेजमेंट है। वर्क प्लेसेस में हमारे पास
फैसिलिटी लेआउट आ जाती हैं, वर्क स्टेशन कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है, एक्सेसिबिलिटी एटसेट्रा। एम्प्लॉयमेंट डिज़ाइन में आ जाता है कि क्या जो वो अपनी मैनेजमेंट में जो भी वर्क कर रहा है उसका फीडबैक उसे क्या मिल रहा है, वार्निंग सिस्टम्स क्या हैं, ईज़ ऑफ यूज़ किस तरह से वो अपनी मैनेजमेंट को ईज़िली यूज़ कर रहा है और कितना कंट्रोल है। वर्क इन्वायरमेंट में उसका नॉइज़ आ जाती है, टेम्परेचर, हीट, एक्सपोजर ईटीसी, मतलब कि जितनी भी इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें नेचर से रिलेट कर रही हैं। सिस्टम्स ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट में क्या आ जाता है कि वर्क ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से वो अपने वर्क को मतलब कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले वर्क को मैनेज कर रहा है, क्या पॉलिसीज़ आ जाती हैं, मैनेजमेंट डिसीजंस एटसेट्रा। जॉब डिज़ाइंस में आ जाता है वर्क स्केजुअल के, मतलब कि जो भी उसकी जॉब का स्केजुअल है और उसके काम का स्केजुअल है वो क्या है, वर्कलोड कितना उसके ऊपर वर्क का प्रेशर है, टास्क डिज़ाइन कितने उसके पास टास्क हैं जिसको उन्होंने पूरा करना है, जॉब रिक्वायरमेंट्स एटसेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र आ जाता है। अब किस तरह से वो कम्युनिकेशन के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर रहा है। अब वो जो कम्युनिकेशन है मे भी हो सकता है वो रिटन भी हो सकती है और ओरल भी हो सकती है। इंस्ट्रक्शंस किस तरह से वो ट्रांसफ़र कर रहा है और किस तरह से जो डाटा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो किस तरह से ट्रांसफ़र कर रहा है अपनी मैनेजमेंट को, जहाँ पे जो भी उसकी वर्क प्लेस है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ह्यूमन बिहेवियर। अब ह्यूमन बिहेवियर में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं कि जो एक इंसान का बिहेवियर होता है वो किस तरह से लोगों के साथ अपना बिहेवियर रखता है, मे बी अच्छे से रखता है या गुस्से वाला रखता है, खुशी से लोगों से मिलता है या बहुत रूड है। बहुत सी चीज़ें ह्यूमन बिहेवियर में आ जाती हैं। हर इंसान का डिफरेंट बिहेवियर होता है, हर इंसान का डिफरेंट एटीट्यूड होता है कि किस तरह से वो लोगों को इंटरेक्ट कर रहा है, किस तरह से लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। अगर एक इंसान का जितना अच्छा बिहेवियर होगा वो अपने वर्क प्लेस में उतने अच्छे से लोगों के साथ एडजस्ट हो पाता है, अपनी बात लोगों तक पहुंचाता है। The experimental method in psychology help us learn more about how people think and why they behave the way they do. Experimental psychologists can research a variety of topics using many different experimental methods. Each one contributes to what we know about the mind and human behavior. अब जो experimental method में क्या होता है कि experimental जो कि एक field है psychology की, इसमें जो researchers होते हैं वो लोगों की जो थिंक है और उनके बिहेवियर के बारे में लर्न करते हैं कि जो लोग हैं वो किस तरह से चीज़ों को लेकर सोच रहे हैं, किस तरह से उनका चीज़ों को देख के और जिस तरह से वो रिएक्ट करते हैं उनका बिहेव क्या होता है। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो रिसर्च करते हैं ह्यूमन के बिहेवियर पे और बहुत सी चीज़ें वो डिस्कस करते हैं ह्यूमन से रिलेटेड, उनके बिहेवियर से रिलेटेड जो है वो डाटा कलेक्ट करते हैं। देन उसको जो है रिसर्च करते हैं उस पे कि लोगों का जो थिंक है, जो पर्सपेक्टिव है वो दूसरे मतलब कि अपने माहौल में जो चीज़ें हैं उनको लेकर कैसा है, किस तरह से वो चीज़ों को देखते हैं, किस तरह से ऑब्ज़र्व करते हैं और किस तरह से उस पर अमल करते हैं। अब जो डिफरेंट मतलब के रिसर्चर्स ने डिफरेंट तरीके से लोगों पर रिसर्च की है और बहुत सी जो रिसर्च के बाद रिज़ल्ट आया है वो ये है कि किस तरह से वो उन्होंने जाना कि लोगों के दिमाग में क्या चलता है और लोगों का बिहेवियर क्या है। ज़ाहिर बात है हर इंसान की अपनी सोच होती है और हर इंसान का अपना बिहेवियर होता है, इसलिए उन्होंने डिफरेंट लोगों पर रिसर्च करके अपनी रिसर्च को कंप्लीट करते हैं और बताते हैं कि लोगों का सोचने का पर्सपेक्टिव और सोचने के बाद उनका बिहेवियर कैसा हो जाता है।
नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास ह्यूमन बिहेवियर के कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं, कॉग्निटिव फैक्टर्स आ जाते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं और बिहेवियर फैक्टर्स आ जाते हैं। अब जाहिर बात है जिस तरह से वो चीज़ों को सोचेंगे अपने इन्वायरमेंट में लोगों का एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है या इन्वायरमेंट में ही वो चीज़ों को देखकर उस चीज़ की कॉग्निशन करते हैं और देन उनका जो रिप्लाई होता है बिहेवियर का वो अब स्किल वाला होता है और दूसरा अच्छा होता है, दूसरों के साथ कैसा होता है ये उनके बिहेवियर पे डिपेंड करता है। अब कॉग्निटिव फैक्टर्स में हमारे पास आ जाती हैं एक्सपेक्टेशंस, नॉलेज, एटीट्यूड्स। अब कॉग्निटिव फैक्टर्स में जो एक्सपेक्टेशंस हैं, नॉलेज हैं, एटीट्यूड्स हैं, ये सारी उसकी कॉग्निशन पे बेस करती हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में सोशल नॉर्म्स आ जाते हैं, सेंस इन कम्युनिटी आ जाती है, इन्फ्लुएंस ऑन अदर्स। जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं अब वो अपनी सोसाइटी में किस तरह से चीज़ों को फुलफ़िल कर रहा है, किस तरह से रूल्स और रेगुलेशंस को पूरा कर रहा है, अपनी कम्युनिटी में किस तरह से असेस कर रहा है और इसका दूसरे लोगों पर क्या असर होता है। बिहेवियर फैक्टर्स में हमारे पास आ जाती हैं स्किल्स आ जाती हैं, प्रैक्टिस आ जाती है और सेल्फ एफिकेसी आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर। अब यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं उनमें हमारे पास कल्चर आ जाता है, रिसोर्सेज आ जाती हैं, इन्फ्लुएंस ऑफ अदर पीपल आ जाता है और थॉट्स एंड फीलिंग्स आ जाती हैं। कल्चर्स में हमारे पास आ जाता है सम ऑफ बिलीव्स एंड वैल्यूज शेपिंग ऑफ द बिहेवियर ऑफ अ कम्युनिटी। अब हमारे इन्वायरमेंट में बहुत से कल्चर्स हैं, बहुत से लोगों के कुछ और बिलीव्स होते हैं, उनकी वैल्यूज़ होती हैं और वो अपने कम्युनिटी में किस तरह से अपने बिहेवियर को शेप कर रही होती हैं। रिसोर्सेज में हमारे पास आ जाती हैं अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी। थॉट्स एंड फीलिंग्स में हमारे पास आ जाता है कि किस तरह से वो चीज़ों के बारे में नॉलेज ले रहे हैं और उन चीज़ों पे उनका बिलीव कैसा है, उनका एटीट्यूड कैसा होता है और उनकी वैल्यूज़ किस हद तक स्ट्रॉन्ग होती हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ अदर पीपल, सब लोगों पे इनके बिहेवियर का क्या असर होता है, चाहे वो फिर लीडर्स हो, एल्डर्स हों या फिर आपके फ्रेंड्स हों। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन बिहेवियर। अब जो ह्यूमन बिहेवियर पे जो भी फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो असर करते हैं, इनमें एटीट्यूड्स आ जाते हैं, सोशल नॉर्म्स आ जाते हैं, जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा था, परसीव बिहेवियर कंट्रोल आ जाता है, द डिग्री टू विच द पर्सन हैज़ फेवरेबल और अनफेवरेबल एवेल्यूएशन ऑफ द बिहेवियर इन द क्वेश्चन, social norms, this is the influence of social pressure that is perceived by the individual normative beliefs to perform or not perform a certain behavior. Perceived behavioral control, this construct is defined as the individual's belief concerning how easy or difficult perform. अब जो यहाँ पे हमारे पास एटीट्यूड था, यहाँ पे जो पर्सन का फेवरेबल और अनफेवरेबल बिहेवियर होता है उसकी जो है एवेल्यूएशन होती है। सोशल नॉर्म्स में हमारे पास आ जाते हैं कि जो भी सोशल प्रेशर होता है वो किस तरह से इंडिविजुअल के बिलीव्स पर असर कर रहा है और इसका क्या मतलब कि जो है रिज़ल्ट निकलता है बाकी सब बिहेवियर्स पर। और तीसरा जो हमारे पास पॉइंट है परसीव बिहेवियर कंट्रोल, इसमें हमारे पास परसीव बिहेवियर कंट्रोल में हमारे पास ये आ जाता है कि किस तरह से जो भी एक इंडिविजुअल है उसके जो बिलीव्स हैं वो किस तरह से उसके बिहेवियर पर असर कर रहे हैं और उसको परफॉर्म करने में इजी है या मुश्किल हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्मॉल डिज़ाइन डायनामिक विजुअल एक्टिविटी। Small design refers to use of minimalistic and concise visual elements in experimental psychology. It aims to create dynamic visual activity to study cognitive processes. Dynamic visual activity in experimental psychology involves the use of moving or changing visual stimuli to study various cognitive processes. It can include tasks like tracking moving objects, detecting changes in visual patterns, or observing how visual stimuli influence attention and perception. By manipulating the dynamics of visual stimuli, researchers can gain insight into how the brain processes and responds to visual information. जो स्मॉल डिज़ाइन
होते हैं ये रिफ़र्स करते हैं, मतलब कि इस चीज़ को बयान करते हैं कि किस तरह से एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में जो विजुअल एलिमेंट्स हैं उनको किस तरह से हम मिनिमलिस्टिक और कंसाइज के ज़रिए से यूज़ कर सकते हैं। और इसका मकसद ये होता है कि जो डायनामिक विजुअल एक्टिविटी है वो आपको कॉग्निटिव प्रोसेस में बहुत अच्छे से उसको क्रिएट करने, उसको मज़ीद अच्छे से बयान करने में आपकी हेल्प करता है। उसका मकसद ये होता है कि जो भी डायनामिक विजुअल एक्टिविटी है वो किस तरह से आपकी कॉग्निटिव प्रोसेस पर बेस करती है। जो डायनामिक विजुअल एक्टिविटी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में आती है उसमें हमारे मूविंग और चेंजिंग विजुअल स्टिमुलाई होते हैं जो कि कॉग्निटिव प्रोसेस पर बेस करते हैं। इसमें बहुत से ऐसे टास्क भी आ जाते हैं जो कि हमारे विजुअल पैटर्न्स को डिटेक्ट करते हैं, उन्हें चेंज करते हैं और उनकी ऑब्जर्विंग करते हैं कि किस तरह से जो विजुअल स्टिमुलाई है वो किस तरह से हमारी अटेंशन और परसेप्शन पर बेस कर रहा है। और वो जो विजुअल स्टिमुलाई है ये किस तरह से चीज़ों को एक दूसरे से इंटरलिंक करता है, कैसे जोड़ता है। अब रिसर्चर्स ने इन सब चीज़ों को स्टडी करने के बाद ये जो इन्फॉर्मेशन है वो गेन की, उन्हें ये पता चला कि जो हमारा जो एक ह्यूमन का ब्रेन होता है वो किस तरह से विजुअल इन्फॉर्मेशन को गेन करता है, उसको सोचता है, समझता है, ऑब्ज़र्व करता है और किस तरह से उस चीज़ के बारे में रिस्पॉन्स करता है। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ डायनामिक विजुअल एक्टिविटी। Imagine a series of flashing lights that you have to track with your eyes as they move across the screen. It's a fun way to study how our visual system processes and responds to moving stimuli. अब यहाँ पे उन्होंने बड़े मज़े की एक एग्ज़ाम्पल दी है कि आप कोई भी जो ऐसी फ्लैशिंग लाइट हो, जो चमकती हुई लाइट होती है, आप उसकी कोई भी सीरीज़ है उसको तसव्वुर करें और उन्हें अपनी आँखों से ट्रैक करना पड़ता है। मतलब कि जो भी आपकी स्क्रीन समझ लें या स्क्रीन पे आपकी जो भी लाइट शो हो रही है उसको आप ट्रैक करना शुरू कर दें। ये मतलब कि जब वो स्क्रीन पर हरकत करती है, अब आप अपने मोबाइल से ले लें कि किस तरह से जो मोबाइल है उसकी लाइट अगर ब्राइटनेस उसकी ऑन हो किस तरह से वो अट्रैक्ट करती है, किस तरह से अगर हम उस लाइट को थोड़ा सा डार्क कर लें या थोड़ी सी उसकी लाइट को स्लो कर दें तो किस तरह से उसकी मूवमेंट होती है। इसके जो स्टडी है ये बहुत ही मतलब कि एक फ़न वे में आ जाती है। ये जो हमारा विजुअल सिस्टम होता है इससे पता चलता है कि किस तरह से इसका सिस्टम है जो वो वर्क कर रहा है और इसके बदले से हमें किस तरह के मतलब कि उस जो भी हमारा विजुअल सिस्टम है किस तरह से इसका जवाब हमें देता है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं। देयर आर फ्यू पॉइंट्स ऑफ मोशन परसेप्शन एंड अटेंशन एंड विजुअल सर्च। अब विजुअल की जो डायनामिक विजुअल एक्टिविटी है इसके दो पॉइंट्स हैं, एक मोशन परसेप्शन है और एक अटेंशन और विजुअल रिसर्च है। मोशन परसेप्शन जो होती है उसमें बेसिकली हमारा आ जाता है कि जो हमारा दिमाग है वो किस तरह से चीज़ों को परसीव करता है, जो भी मोशन हमारे इर्द गिर्द मतलब कि जो भी इन्वायरमेंट में हलचल होती है किस तरह से उसको ऑब्ज़र्व कर रहा होता है और किस तरह से उसको महसूस करता है। जिसके यहाँ पे लिखा हुआ है डायनामिक विजुअल एक्टिविटी हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ आवर ब्रेन प्रोसेस एंड परसीव मोशन, कि किस तरह से वो मोशन को परसीव करता है, जो भी हरकत होती हैं किस तरह से उन्हें परसीव करता है और किस तरह से उस चीज़ के बारे में अंडरस्टैंड करके उसे प्रोसेस करता है। इट एक्सप्लोर्स हाउ इट ट्रैक मूविंग ऑब्जेक्ट्स, परसीव स्पीड एंड डिटेक्ट्स चेंजेस इन मोशन। अब मोशन परसेप्शन से ही वो चीज़ों को मतलब कि बयान करता है, उसे एक्सप्लोर करता है, एक्सपोज करता है कि किस तरह से चीज़ें जो हैं वो मूव करती हैं, उसकी जो परसेप्शन की परसीव है परसेप्शन ऑफ स्पीड कि कितनी वो उस स्पीड को परसीव कर लेता है। जैसे कि यहाँ पे परसीव स्पीड से ये आप कार्स की स्पीड भी ले सकते हैं। मतलब कि एक इंसान है, कोई भी राह चलता इंसान है, वो चीज़ों को देख रहा है और उसने देखा है कि किस तरह से वो एक स्पीड को नोटिस कर रहा है, उसे परसीव कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है एंड डिटेक्ट
चेंजेस इन मोशन, और उस मोशन में होने वाली चेंजेस या जो भी उसमें तब्दीली आ रही है उसकी जो भी उसमें डिटेक्शन है उसको भी फ़ौरन से परसीव कर लेता है। अटेंशन एंड विजुअल रिसर्च में हमारे पास आ जाता है डायनेमिक विजुअल स्टिमुलाई कैन बी यूज्ड टू स्टडी अटेंशनल प्रोसेसेस। रिसर्चर्स एग्जामिन हाउ आवर अटेंशन इन guided by moving objects and how we visually search for specific targets in डायनामिक इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे जो हमारे पास अटेंशन और विजुअल रिसर्च है, हमारे पास अटेंशन से ही पता चल रहा है कि किसी भी चीज़ का बहुत अच्छे से फोकस करना। अब जब तक हमारी ऑब्जर्वेशन किसी चीज़ के बारे में उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा तो हमारी अटेंशन भी उस चीज़ पर नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल आप ले लें कि एक बच्चा है, वो क्लास में है, टीचर लेक्चर डिलीवर कर रही है, लेकिन उस बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं है, उस बच्चे की उस जो भी टॉपिक है उस पर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, कोई अटेंशन नहीं है। अब जब उसकी ऑब्जर्वेशन ही अच्छी नहीं होगी, उस टॉपिक से रिलेटेड उसकी इंटरेस्ट ही नहीं होगा, तो किस तरह से अटेंशन देगा। तो डायनेमिक जो विजुअल स्टिमुलाई है ये इसी तरह से इस स्टडी को यूज़ करके आपके अटेंशनल प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करता है, और जो रिसर्चर होता है वो एग्जामिन करता है कि किस तरह से जो लोग हैं वो चीज़ों को अटेंशन दे रहे हैं, किस तरह से जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में क्या गाइडेंस है उनके पास, और किस तरह से वो विजुअली चीज़ों को सर्च कर रहे हैं, और किस तरह से अपने होने वाले जो भी इन्वायरमेंट है उसमें जो भी स्पेसिफिक टारगेट्स हैं किस तरह से उनको देख रहे हैं, समझ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फील्ड रिसर्च। अब बेसिकली यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि फील्ड रिसर्च हमारे पास बेसिकली होती क्या है। फील्ड रिसर्च में जो रिसर्चर होता है उसका कोई कंट्रोल नहीं होता किसी भी वेरिएबल पर, और जो भी डिफरेंट नंबर ऑफ़ जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको वो स्टडी करता है, उनके ऊपर जो है उसका सारा वर्क होता है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं हमारी फील्ड रिसर्च से रिलेटेड, जिसमें इथनोग्राफी आ जाता है, क्वालिटेटिव इंटरव्यूज़ आ जाते हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन आ जाती है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन आ जाती है, और केस स्टडी आ जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट हमारे पास है इथनोग्राफी। अब इथनोग्राफी क्या होती है? इथनोग्राफी रिसर्च का फील्ड रिसर्च में क्या काम है? ये एक क्वालिटेटिव रिसर्च होती है जिसमें जो रिसर्चर होता है वो अपने रियल लाइफ इन्वायरमेंट के अंदर जो पार्टिसिपेंट की स्टडी करता है और उसको किस तरह से उस स्टडी में इंटरेक्ट करता है। इथनोग्राफी रिसर्च जो है इसका जो मेन फोकस होता है वो ग्रुप के कल्चर को डिस्क्राइब करना होता है, कि उसके ग्रुप का जो भी कल्चर है उसको किस तरह से डिस्क्राइब करता है। इथनोग्राफी रिसर्च जो है वो फील्ड वर्क करते हैं, मतलब कि इथनोग्राफी जो रिसर्च है उसमें जो रिसर्चर्स हैं वो फील्ड वर्क करते हैं। फील्ड वर्क में जाकर, अब वो फील्ड वर्क कोई भी हो सकती है, आपका ऑफिस हो सकता है, स्कूल हो सकता है, या कोई भी चीज़ हो सकती है। फील्ड में जाकर डाटा को कलेक्ट करते हैं। अब जो डाटा कलेक्शन होती है वो इंटरव्यूज़ के थ्रू भी हो सकती है, आर्टिफैक्ट्स के थ्रू भी हो सकती है, और ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है, या फिर दूसरी अदर सोर्सेज हो सकती हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए। अब ये सारी जो सोर्सेज हैं इसके ज़रिए से वो अपने डाटा को कलेक्ट करते हैं और अपनी इथनोग्राफी रिसर्च को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वालिटेटिव इंटरव्यूज़। अब क्वालिटेटिव से ही हमें पता चल रहा है कि क्वालिटेटिव है जो कि एक वर्ड निकला है क्वालिटी से, जिसमें हमारी ख़ासियत आ जाती है जो भी उस इंटरव्यूज़ में होंगी। क्वालिटेटिव इंटरव्यूज़ में अब पहले तो ये आ जाता है कि इसमें किन किन चीज़ों का यूज़ होता है, किस तरह से क्वालिटेटिव इंटरव्यूज़ होते हैं, और ये है क्या। क्वालिटेटिव इंटरव्यूज़ में क्या होता है कि हम किस तरह अपने वर्ड्स के ज़रिए से इस इंटरव्यू को एक्सप्रेस करते हैं, मतलब कि लॉट्स ऑफ वर्ड्स यूज़ होते हैं इन दिस क्वालिटेटिव इंटरव्यूज़ में। कंडक्ट टू एवेल्यूएट हाइपोथेसिस। अब जो हाइपोथेसिस हम कंडक्ट करते हैं उसको एवेल्यूएट करते हैं, और जो क्वालिटेटिव इंटरव्यूज़ का जो साइज़ होता है वो बहुत स्मॉलर होता है, स्मॉलर सैम्पल साइज़ होता है। डाटा एनालिसिस डन्स बाय कैटेगराइजिंग। अब जो क्वालिटेटिव इंटरव्यूज़ में हम डाटा कलेक्ट करते हैं वो कैटेगराइजिंग भी हो सकता है, समराइज़ भी हो सकता है, और इंटरप्रिटेशन भी हो सकती है।
अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे केस स्टडी में आ जाता है कि नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है केस स्टडी। अब केस स्टडी क्या होती है? ये भी एक क्वालिटेटिव रिसर्च की टाइप है। इसमें जो हम स्टडी करते हैं वो इन डेप्थ और डिटेल जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है हम उसकी स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास वो स्टडी आ सकती है किसी भी पर्सन की, प्लेस की, ग्रुप की, इवेंट की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। हमने कोई भी इन डेप्थ और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लेनी है तो हम केस स्टडी को कंडक्ट करते हैं। अब इसका जो केस स्टडी है उसका फोकस किस पे होता है? इसका फोकस होता है फोकस ऑन एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फिनोमिना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। अब पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन पार्टिसिपेंट से ही पता लग रहा है कि इसमें जो भी रिसर्चर है वो खुद पार्टिसिपेट करता है। जिस बंदे को ऑब्जर्वेशन करना होता है उसके साथ खुद भी वो पार्टिसिपेट कर लेता है। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन अगर आपकी जितनी अच्छी होगी आप उतने अच्छे से ही पार्टिसिपेट करके इस चीज़ को मतलब कि अपनी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आमिर खान है, एक एक्टर है, उन्होंने अपनी मूवी बनाई 3 इडियट्स। उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद पार्टिसिपेट किया। किस तरह से उन्होंने, क्योंकि ये जो मूवी है ये सारी स्टूडेंट लाइफ पर बेस करती है। इन्होंने क्या किया था, ये मूवी बनाने से पहले इन्होंने डिफरेंट कॉलेजेस का सर्वे किया था, बहुत से स्टूडेंट्स के साथ बातचीत वगैरह की थी, इसलिए ताकि वो जान सके कि स्टूडेंट्स किस तरह से सोचते हैं, उनका थिंकिंग क्या होती है पढ़ाई से रिलेटेड, किस तरह से वो अपनी सारी लाइफ अपनी यूनिवर्सिटी में पूरा टाइम गुजारते हैं और जो भी चीज़ें उन्हें फ़ेस करनी पड़ती हैं, सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने सर्वे किया, उसके ऊपर सारी ऑब्ज़र्वेशन की। ऑब्ज़र्वेशन करने के बाद उन्होंने अपनी जो मूवी थी 3 इडियट्स उसके ऊपर काम किया और उसको डिफ़ाइन कर दिया और अपनी मूवी जो थी वो लॉन्च कर दी। और पार्टिसिपेंट ऑब्ज़र्वेशन ही आपकी ये होती है कि आप उस बंदे के साथ खुद पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट डायरेक्ट ऑब्ज़र्वेशन। अब डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में हमारे पास क्या आ जाता है, डायरेक्ट से ही पता चल रहा है कि डायरेक्टली ऑब्जर्व दी सिचुएशन। इसमें जो रिसर्चर होता है वो जो ऑब्जर्वेशन होती है, जो भी सिचुएशन उस टाइम पे चल रही होती है उसको डायरेक्टली ऑब्जर्व करता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है फील्ड रिसर्च इज़ अ कलेक्शन ऑफ, एक डेफिनेशन है फील्ड रिसर्च की कि फील्ड रिसर्च जो है वो कलेक्शन है इंफॉर्मेशन कोई भी इंफॉर्मेशन है, मतलब कि बाहर की, जो भी बाहर की आपकी फील्ड रिसर्च में आप यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन, वो बाहर की होती है। फिर वो इंफॉर्मेशन आपकी लेबॉर्ट्री की भी हो सकती है, लाइब्रेरी की भी हो सकती है, या किसी भी कोई भी वर्क प्लेस सेटिंग की आपकी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो कि एक रिसर्चर कलेक्ट करता है। Any study conducted in person in a natural setting outside of a laboratory possibly through interviews। अब वो जो भी डाटा जो भी स्टडी कंडक्ट कर रहा है जो किसी भी पर्सन की अपने नेचुरल सेटिंग इन्वायरमेंट से, फिर वो चाहे लेबॉर्ट्री में किसी भी पर्सन पे वो स्टडी कर रहा है, उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो वो जो होगी वो लेबॉर्ट्री जो है उसकी उससे बाहर होगी। और जो भी उसने डाटा कलेक्ट करना है वो किसके थ्रू करेगा, वो अपने इंटरव्यूज़ के थ्रू करेगा जिस पे वो अपना काम कर रहा है। ये उसकी लेबॉर्ट्री से बाहर भी हो सकती है या फिर कोई भी लाइब्रेरी या वर्क प्लेस सेटिंग, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हाउ टू कंडक्ट फील्ड रिसर्च। अब फील्ड रिसर्च को कंडक्ट करने का मकसद क्या होता है या किस तरह से हम इसको कंडक्ट करते हैं। Assembling a team of key stakeholders, conducting a typical site visit, analyzing the data and communicating the results, presenting the results for maximum impact। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है असेंबलिंग अ टीम ऑफ की स्टेक होल्डर्स। दिस स्टेप इज़ टू पुट टुगेदर अ टीम ऑफ की स्टेक होल्डर्स दैट इज़ द पीपल इन योर कंपनी हु आर गोइंग टू केयर अबाउट द रिसर्च एंड बाय इन टू यूटिलाइजिंग द रिजल्ट। अब कोई भी काम हो, अगर आप कोई भी काम करते हैं, अगर आपका वो काम किसी टीम वर्क के साथ होता है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, बहुत ज़्यादा आप अच्छे से पॉइंट्स
में क्लियर कर लेते हैं। क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है कि जब आप टीम वर्क में काम करते हैं तो उस टीम वर्क का फ़ायदा ये होता है कि जब डिफरेंट माइंड्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं, डिस्कस करते हैं, तो उस चीज़ के बारे में अच्छे से वो चीज़ों को एक्सप्लेन कर देते हैं। अब इसमें मज़ीद ये बताया गया है कि जो स्टेक होल्डर्स होते हैं ये एक टीम को असेंबल करते हैं। उस टीम को असेंबल करने का उनका पीछे एम ये होता है कि यानी मतलब कि जो भी आपकी कंपनी है और उसमें जो लोग हैं उनका जो उस चीज़ पे रिसर्च करने का या उस चीज़ की केयर के हवाले से उनका क्या ख़्याल होता है और किस तरह से वो जो इसका रिज़ल्ट होता है उसको इस्तेमाल करने के लिए आगे बाय करते हैं या उसको ख़रीदते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंडक्टिंग आर टिपिकल साइट विज़िट। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है दिस ऑब्जेक्टिव इज़ फॉर फील्ड रिसर्चर्स टू एफिशिएंसी ऑब्जर्व एंड इंटरव्यूज यूज़र टू गैदर द मोस्ट पर्टिनेंट डाटा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है कि जो फील्ड रिसर्च है इसमें रिसर्चर्स का ये एम होता है कि वो किस तरह से उन चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं, मतलब कि जो भी इंटरव्यूज़ में यूज़ कर रहे हैं, जो भी ऑब्जर्वेशन है, किस तरह से उसको जो हमारे पास पर्टिनेंट डाटा है उसके हवाले से जो भी इंटरव्यूज़ और ऑब्जर्वेशन इकट्ठी कर रहे हैं उसके बारे में उनका मुशाहिदा क्या होता है, उनका उस चीज़ को लेकर क्या रद्द अमल होता है। और इन चीज़ों को मतलब कि जो रिसर्चर्स आ जाते हैं फील्ड रिसर्च के, वो इसमें ये भी देखते हैं कि जो हमारे पास रिसर्चर है वो इंतहाई मौजूद डाटा इकट्ठा करने के लिए जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं या जो भी लोग हैं उनका मौसर तरीके से मुशाहिदा करें, उसको अच्छे से ऑब्ज़र्व करें, उनकी ऑब्ज़र्वेशन उस पर अच्छी होनी चाहिए और उनका इंटरव्यू करें ताकि जो भी हमने इस जैसे कि इस टॉपिक का नाम है, इस फील्ड रिसर्च के एक एलिमेंट का नाम है कि कंडक्टिंग आर टिपिकल साइट विज़िट। अब उनका इस कंडक्ट करने का मकसद ही होता है और उस साइट को विज़िट करने का मकसद ये होता है कि उस चीज़ को अच्छे से ऑब्ज़र्व कर सकें और उन लोगों का इंटरव्यू लेकर उस चीज़ पर मज़ीद आगे एक्सप्लेनेशन दे सकें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एनालाइजिंग दी डाटा and communication the results. Researchers should document visit as the key go along and provide incremental reports to keep stakeholders apprised of the study progress. Researchers look for answers to key questions about a product or service. अब यहाँ पे जो रिसर्चर्स होते हैं कि उनको चाहिए कि वो दूसरों को या मतलब कि जो भी इसमें डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी इन लोगों ने जिस हवाले से विज़िट किया होता है, क्योंकि जो ये हमारे पास आ जाता है एनालाइजिंग दी डाटा एंड कम्युनिकेशन दी रिज़ल्ट, इसको आगे बढ़ने के लिए और इस चीज़ की मतलब कि स्टडी करने के लिए उन्हें इस हर चीज़ से आगाह होना ज़रूरी होता है। अब जो रिसर्चर होते हैं वो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में अहम सवालात के जवाबात तलाश करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रेजेंटिंग द रिज़ल्ट फॉर मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स। अब रिज़ल्ट्स के को प्रेजेंट करने के लिए कौन से प्रोजेक्ट्स का यूज़ होना होता है। The final stage is for researcher to report study results and make recommendation related to the client business goals and strategies. अब ये जो फाइनल स्टेज है जो मतलब कि एक आखिरी मरहला आ जाता है रिसर्चर्स के लिए कि वो किस तरह से जो भी रिज़ल्ट है उसकी इत्तला देते हैं, उस चीज़ के बारे में कन्वे करते हैं और क्लाइंट के कारोबारी जो भी उसके गोल्स होते हैं, बिज़नेस गोल्स होते हैं और जो भी उस क्लाइंट की कह लें कि आइडियाज़ होते हैं उनके हवाले से क्या वो स्ट्रेटजीज़ अप्लाई करते हैं या क्या रिकमेंडेशंस वो लोग करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप सो आप सबको ये वीडियो पसंद आई और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।